गुड मॉर्निंग बच्चों, आज है 25 अगस्त 2020। आज हम वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज का टॉपिक है सोशलिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं कि हमने एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाया था। उस वीडियो में 1 वीक तक वोटिंग होगी। सभी बच्चों को उस वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में जाके वोटिंग में अपनी वोटिंग करनी है और अपने व्यूज बताने हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आंसर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ भी आपको रिटर्न में आंसर मिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से भी आंसर्स ले सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है। द वर्ड सोशलिज्म हैज बीन यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स बाय डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि सोशलिज्म एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है समाजवाद, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग उसके मतलब हो सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस यानी अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट टाइम्स अलग अलग समय पर, डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। सोशलिज्म एक्सप्लेन द ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिज्म यानी समाजवाद, ऑनरशिप मतलब होता है स्वामित्व, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण, ठीक है, और वेल्थ मीन्स होती है संपत्ति। तो सोशलिज्म एक्सप्लेन द ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स। यानी कि समाजवाद हमें बताता है, समाजवाद व्यवस्था हमें ये बताता है कि संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, हमें 4 फीचर्स बताए गए हैं, वो क्या है हम देख लेते हैं। फीचर नंबर 1, सोशलिज्म अपोजेस द राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टीज। सोशलिज्म जो होता है वो पर्सनल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। सोशलिज्म समाजवाद ये कहता है कि अगर किसी को ये अधिकार, राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास बहुत सारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके बेस्ड पर उसको हम अधिकार दे देते हैं, तो ये गलत है। यानी कि सोशलिज्म जो है किसी को पर्सनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड राइट्स देना गलत समझता है। यानी समाजवाद में अगर कोई बहुत अमीर है, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में कोई बहुत अमीर है, तो हम उसको अगर निर्णय लेने की पावर दे देते हैं सबके लिए, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपना प्रॉफिट देकर डिसीजन लेगा, तो इसलिए ये गलत है। तो सोशलिज्म जो है वो अपोज करता है राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टीज। नंबर 2 देख लेते हैं। इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। जो सोशलिज्म है, वो समाजवाद है, वो हमें कहता है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब जिन देशों में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, सारे अधिकार उनके पास होते हैं और वो पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। तो जो समाजवाद है वो इसको भी गलत मानता है, क्योंकि अगर पूंजीवादी लोग फैसले लेंगे तो वो हमेशा अपने फायदे के फैसले लेंगे और गरीबों के फायदे के फैसले नहीं ले पाएंगे, जिससे कि गरीबों का हमेशा शोषण होता रहेगा। इसलिए इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिज्म ऑल्सो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड स्टेट। सोशलिज्म जो है वो हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे उनके अधिकार और उनकी ड्यूटीज, यानी कि उनके अधिकार और उनके कर्तव्य दोनों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए और दोनों के ऊपर कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज के लोगों को सिर्फ अपने अधिकार पता हो और वो अधिकारों के लिए लड़े। उनको अधिकार भी पता होने चाहिए, वो अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, पर उन्हें अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए और उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। अगला है समाजवाद में
लास्ट टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सोशलिज्म के अकॉर्डिंग समाज में उत्पादन, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण। तो अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, समाजवाद के अनुसार प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पादन और वितरण दोनों ही किसके हाथ में होना चाहिए, या तो समाज के हाथ में होना चाहिए या सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। किसके हाथ में होना चाहिए, या तो समाज के हाथ में होना चाहिए या सरकार के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि यदि समाज या सरकार के हाथ में होगी तो उनको क्या है, सबके बारे में सोचना है, चाहे वो देश में कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सबके बारे में सोचना है। तो सबके साथ एक जैसा न्याय होगा। और अगर पूंजीपतियों के पास होगी ये अधिकार तो सिर्फ पूंजीपतियों का ही फायदा होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्प्रेड ऑफ आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड जस्टिस इन द यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोप में लोगों के अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई कि उनके अंदर समानता होनी चाहिए, उनके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए और वो लोग बंधुत्व के साथ, मिलजुल कर, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। ये सारी भावनाएं लोगों के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न होने लगी। सभी लोग देश के चाहने लगे कि उन सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी मतलब हर किसी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द वीकिंग ऑफ द नोबिलिटी एंड द राइज ऑफ न्यू नेशंस। इसमें क्या था कि सामंतवाद जो है उसको खत्म करना है, तो सामंतवाद खत्म होने लगा था और नए राष्ट्र का उदय होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूज चेंज in the condition and numbers of laborers which increase the class and struggle with capitalists। इससे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, यानी कि इंडस्ट्रियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई नई बनने लगी थी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब आंदोलन छिड़ गया था। तो जब डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा तो क्या हुआ कि जो लेबर थे उनके और कैपिटलिस्ट के बीच में बहुत लंबा गैप आने लगा। जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे थे पैसा कमा के, और जो गरीब थे उनका शोषण हो रहा था और वो और गरीब होते जा रहे थे। तो इनके बीच में जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था। आगे क्या है, द राइज ऑफ ट्रेड एंड मिडिल क्लास विद द न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हुआ क्या कि साइंस में डेवलपमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगा, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट होने लगा। तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट होगा तो बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, ट्रेड बहुत ऊपर जाएगा। जब ट्रेड ऊपर बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब जो गरीब लोग थे या गरीब से थोड़े ऊपर वाले लोग थे, वो क्या हुआ, डेवलप होने लगे, उनके पास भी पैसा आने लगा। और जब उनके पास अपने पैसे आने लगे तो उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होने लगा और वो अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ने लगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिश एंड हेजल। तो ये जो इनके कुछ विचार थे, ये जो विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी सोच लोगों को बतानी शुरू की और लोग इनकी सोच को समझने लगे और लोग इसके ऊपर काम करने लगे और उनको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य पता चलने लगे। आगे देखते हैं द चेंजिंग कंडीशंस इन यूरोप। यूरोप में कैसी चेंजिंग कंडीशन आई, यूरोप के जो लोग थे, जब ये सारी चीजें अचानक से होने लगी तो क्या हुआ, यूरोप में तीन तरह की सोच के लोग हो गए। तीन तरह के लोग हो गए जिनकी अलग अलग तरह की सोच थी। सबसे पहले वो लोग थे, दे वर इन फेवर ऑफ ओल्ड रूलिंग सिस्टम, मोनार्ची एंड फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले वो सोच, ऐसी सोच के लोग थे जो पुरानी सोच के लोग थे, जिनका ये मानना था कि वो मोनार्ची में बिलीव करते थे, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा और जो पूंजीपति है उसी के पास सारे अधिकार होने चाहिए। सबसे पहले वो लोग थे। दूसरे थे रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे, दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल वो ऐसी सोच के लोग थे जो ये मानते थे कि देश की जो जनता है वो सभी मिलकर वोटिंग करे और वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो हमारा राजा बनेगा और उसी को हम पे रूल करने का, शासन करने का अधिकार होगा। दे अपोज द privileges of all types and were against the concentration of property in the hands of few। साथ में ये लोग ये भी मानते थे कि
पूंजीपति बनने का अधिकार या पैसा रखने का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पूंजीपति लोग ही रईस रहेंगे, वो उन्हीं के पास ढेर सारा पैसा रहेगा, तो और जो गरीब है उसको कमाने का हक नहीं, उसको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का हक नहीं, तो ये गलत है। यानी कि जो भी मेहनत करे, जो भी पैसा बना सकता है, जो भी अमीर हो सकता है, उसको पूंजीपति बनने का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ जो पहले से पूंजीपति है, सिर्फ उसी को पूंजीपति बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे है लिबरल्स। थर्ड कौन सी सोच वाले लोग थे? लिबरल्स। लिबरल्स कौन सी सोच थी? दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। ये जो पूंजीपति और जो वंशानुक्रम राजा का शासन चलता जा रहा था, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और ये लोग मानते थे कि जो राजा का बेटा राजा होता है ये बिल्कुल गलत होता है। जो पावर में आएगा वो पर्सन पावर में आएगा जो टैलेंट है जिसके पास, जो काबिलियत लेकर आएगा, ठीक है, और जिसको जनता सेलेक्ट करेगी, जिसको जनता पसंद करेगी। दे वॉन्टेड द रूल एस्टेब्लिश बाय वेल ट्रेन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये विश्वास रखते थे कि हमारे पास एक न्यायपालिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यायपालिका होनी चाहिए। जनता क्या करेगी? उस न्यायपालिका को सेलेक्ट करेगी, और जो न्यायपालिका है वो हमारी जनता के लिए न्याय करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई राजा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, तो क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबके अधिकार और कर्तव्य लिखे जाएंगे, और वो अधिकार और कर्तव्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे, और एक जैसे न्याय और एक जैसे शासन के साथ एक न्यायपालिका होगी जो सबके साथ एक जैसा न्याय करेगी, चाहे वो अमीर है या गरीब है। देवर इन फेवर ऑफ द रूल विच इज कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ रिलीजन। ये मानते थे कि धर्म के आधार पर शासन नहीं होना चाहिए, शासन किसके आधार पर होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम लिखे जाएंगे वो देश के सभी लोगों के लिए एक समान होंगे, और उसी के आधार पर शासन होगा। तो ये तीन तरह की अलग अलग सोच वाले लोग थे जो यूरोप में आ गए थे। किसकी वजह से? जब रेवोल्यूशन आने शुरू हुए थे, तो इस तरह के लोगों की अलग अलग सोच हो गई थी। आगे देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिस कम्यून विच वॉज द फर्स्ट ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स एंड वर्कर्स। सबसे पहले जब पेरिस कम्यून हुआ, तो उसके बाद ही पहला सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लेबर्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। सोशल एंड पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड। बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, ठीक है, बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक क्लब्स बनाए गए थे। वर फॉर्म्ड एट मेनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे बनाए गए थे ये क्लब्स। वेयर हॉट डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर एक्सचेंज। जहां पे लोग इकट्ठा होके डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे इन बातों पे, समाजवाद पे और पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कशंस करते थे, बातचीत करते थे। नाउ वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक लाइफ एट द लार्ज नंबर। और साथ में बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया। पहले महिलाएं नहीं भाग लेती थी, पर जब उनको भी अपने अधिकार पता चले, तो उनको भी पता चला कि उनके साथ भी शोषण हो रहा है, और उन्होंने अपने अधिकारों को जाना, और वो भी पार्टिसिपेट करने लगी, इन डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगी, और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने लगी। चलिए, ये था आज का हमारा वर्कशीट जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। विच इश्यूज आर डिस्कस इन सोशलिज्म। सोशलिज्म में कौन कौन से इशू डिस्कस किए गए हैं? व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्कमस्टेंसेस स्प्रेड द प्रो सोशलिज्म थॉट्स इन यूरोप। नेक्स्ट वन, how were the radicals and liberals different in thoughts? Last one is what are the reasons of class struggle between laborers and capitalists according to you? Write briefly. तो ये है हमारे क्वेश्चंस, और अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच इश्यूज आर डिस्कस्ड इन सोशलिज्म। सोशलिज्म में कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल थीम्स आर कंसिडर्ड इन सोशलिज्म। इकोनॉमिक एंड सोशल थीम्स, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल थीम्स डिस्कस किए गए थे सोशलिज्म में। इन द सोशलिस्ट सिस्टम, जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है, द ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोशलिज्म में क्या होता है कि जो ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल्थ संपत्ति का स्वामित्व और वितरण जो होता है वो किसके हाथ में होता है? समाज के हाथ में होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या थॉट्स हैं, क्या सोच है सोशलिज्म समाजवाद के ऊपर वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो सोशलिज्म अपोज द राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी। सोशलिज्म जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि किसी को भी पर्सनल मतलब अपनी संपत्ति के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब सॉरी, यहाँ इसका मतलब है सोशलिज्म अपोज द राइट्स, मतलब पूंजीपतियों को पूंजी के आधार पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, ये जो है पूंजी वादी सभ्यता को बिल्कुल नकारता है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सोशलिज्म के अनुसार, समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण का जो अधिकार है, उत्पादन और वितरण जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए, या तो समाज के हाथ में होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच सर्कमस्टेंसेस स्प्रेड द प्रो सोशलिज्म थॉट्स इन यूरोप। वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो प्रो सोशलिज्म थॉट्स यूरोप में पनपने लगे। द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस स्प्रेड द प्रो सोशलिज्म इन यूरोप। नंबर 1, इंक्रीज क्लास स्ट्रगल बिटवीन द वर्कर्स एंड द कैपिटलिस्ट ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो थे और कैपिटलिस्ट थे उनके बीच में जो स्ट्रगल था वो बढ़ने लगा, क्योंकि वर्कर का शोषण होने लगा और जो कैपिटलिस्ट थे वो और रईस होने लगे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। फेडरलिज्म वीकेंड, सामंतवाद खत्म होने लगा। द राइज ऑफ आइडियाज लाइक इक्वालिटी, फर्टिनिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी कि उनको भी एक समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और उनको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज द रैपिड राइज ऑफ ट्रेड एंड द मिडिल क्लास विथ न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो साइंस एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से जब होने लगा, साइंस में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, ट्रांसपोर्ट डेवलप होने लगा। तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होने लगा, इसके साथ टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी, ट्रेड व्यापार ऊपर बढ़ने लगा। ट्रेड जब डेवलप होने लगा तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके अंदर भी डेवलपमेंट आने लगी। जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग थे वो कैसे होने लगे, अपर क्लास में शिफ्ट होने लगे और उनको अपने अधिकार पता चलने लगे, जिसके लिए वो फाइट करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर द रेडिकल एंड लिबरल डिफरेंट इन थॉट्स। रेडिकल और लिबरल अलग अलग सोच के कैसे थे। रेडिकल जो थे वो बिलीव करते थे, दे वांटेड, सॉरी यहाँ दा हो गया है पर यहाँ पे दे है, दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल लोग ये मानते थे कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन की मेजोरिटी के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो देश की पूरी जो कंट्री है वो कंट्री मेजोरिटी में जिसको वोट करेगी उसके अनुसार ही शासन होना चाहिए। जबकि लिबरल क्या बिलीव करते थे, दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो डायनेस्टिक रूलर है यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये उनकी जो अनकंट्रोल पावर होती थी उसको बिल्कुल अपोज करते थे, बिल्कुल मना करते थे, यानी राजा के बेटा राजा बनेगा ये सिस्टम को बिल्कुल नकारते थे लिबरल लोग। ठीक है, रेडिकल और क्या मानते थे, दे अपोज द privileges of all types and were against the concentration of property in the hands of a few। ठीक है, ये लोग ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि समाज में कुछ ही लोगों के पास संपत्ति हो और उन्हीं को समाज में कुछ ही लोगों के पास पूंजी हो और वही उनको ही पूंजीपति बनने का अधिकार हो, इसको बिल्कुल नकारते थे। और लिबरल लोग बिलीव करते थे, दे सॉरी यहाँ भी दे है, यहाँ पे गलती से दा आ गया है बट यहाँ पे दे है, दे वांटेड द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय वेल ट्रेन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दे वर इन फेवर ऑफ द रूल विच इज कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ रिलीजन। ये क्या मानते थे कि धर्म के नाम पे शासन नहीं होना चाहिए, किसके नाम पर जो शासन है वो किसके नाम पर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे अधिकार होने चाहिए और उस एक जैसे अधिकार और एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही शासन होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग नियम, जो अमीर है उसके लिए अलग नियम, जो गरीब है उसके लिए अलग नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लास्ट वन, what are the reasons of class struggle between laborers and capitalists according to you?
राइट ब्रीफली आपको बताना है कि लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी क्या ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा था। तो वो रीजंस हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, कैपिटलिस्ट हैड प्रिविलेजेस whereby they exploited the rights of the workers। जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी लोग थे, वो क्या करते थे, वर्कर्स के जो अधिकार थे उनके अधिकारों का हनन करते थे। ठीक है, खुद के फायदे के लिए वो उनके अधिकारों का हनन करते थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल का रीजन क्रिएट हुआ था। नंबर टू, द डायनेस्टी बेस्ड रूलर्स हैड अनकंट्रोल पावर। जो डायनेस्टी बेस्ड रूलर थे, यानी राजा का बेटा राजा, ऐसे जो लोग थे, ऐसे रूलर्स के पास बहुत सारी अनकंट्रोल पावर होती थी। ठीक है, विच वॉज मेकिंग द वर्किंग क्लास पुअरर। यानी कि जो वर्किंग क्लास गरीब लोग होते थे वो कैसे होते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे थे। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स इन द सोसाइटी वॉज इंक्रीजिंग। और जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो ये हैं आज के हमारे पांचों आंसर। अगर आपको इन आंसर्स में कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी बच्चे हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे की वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहे। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें हमारा चैनल, साथ में उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और हमारी अनाउंसमेंट वीडियो को सभी बच्चे जाके देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में अनाउंसमेंट वीडियो लगा होगा, वहां से आप क्लिक करके अनाउंसमेंट वीडियो को देखेंगे और अनाउंसमेंट वीडियो को देख के वहां की कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे कि आप उस मास्टर सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं। मास्टर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए, जिसमें आपको मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपको उसमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये 3 सब्जेक्ट कौन से मीडियम में पढ़ने हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या दोनों मीडियम में पढ़ने हैं। और इन 3 में से कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट मंडे से या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप इस वीक में वोटिंग करेंगे, पूरे हफ्ते वोटिंग चलेगी, उसी के अनुसार हम जल्दी से जल्दी मास्टर सीरीज शुरू करेंगे, जिससे आप सभी बच्चों की बहुत हेल्प हो सकती है। ठीक है, और बच्चों अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ आप सभी बच्चों की मदद करनी है और हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको वो नॉलेज देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके कहीं भी स्कोर में कमी ना आए। ठीक है, बाकी आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है कि आप सभी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।